स्वागत है आप सभी का एबीसी एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विजय सेमवाल आज आप सभी के बीच में उत्तराखंड विषय को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल उत्तराखंड ग्रुप सी हो यूकेपीएससी हो, उसमें उत्तराखंड का जो सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके बीच में उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक विशेष टॉपिक को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो आधारित रहेगा कुमाऊं परिषद से जुड़ा हुआ, और इस कुमाऊं परिषद से संबंधित कौन कौन से फैक्ट आपको एग्जाम पेपर को लेकर के ध्यान रखने हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं कुमाऊं परिषद की कहानी की बात करूं, क्योंकि कुमाऊं परिषद की भी अपनी एक रोचक कहानी है और इस टॉपिक से कई बार एग्जाम पेपर में आपसे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। कुमाऊं परिषद उस दौर की कहानी को दर्शाता है जब उत्तराखंड के आधुनिक दौर में वो दौर चल रहा था जब यहाँ पर एक राजनीतिक संगठन हो या एक विशेष प्रकार का संगठन जिसकी मूलभूत यहाँ पर आवश्यकता महसूस होने लगी थी, उसी दौर की कहानी आपकी कुमाऊं परिषद से जुड़ी है। माना जाता है कि जो कुमाऊं परिषद है, ये कुमाऊं परिषद उत्तराखंड के क्षेत्र में कई प्रकार के अधिवेशनों के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ। और अगर हम देखें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना और इसके अधिवेशनों के संबंध में कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होते हैं, तो उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यदि हम शुरुआत करें इस कुमाऊं परिषद के सेक्शन की, तो कुमाऊं परिषद की सबसे पहली जो शुरुआत का कंसेप्ट यानी इसकी स्थापना को लेकर के जो पहली सुगबुहाट शुरू हो चुकी थी वो सन 1908 की कहानी थी। कहते हैं कि सन 1908 के दशक में कुमाऊं परिषद की स्थापना को लेकर के जो पहली बार विचार सामने रखने का काम किया वो अल्मोड़ा अखबार हुआ करता था। वही अल्मोड़ा अखबार जिसने सन 1871 के दौर से अपनी गतिविधियां करना शुरू किया, उसी अल्मोड़ा अखबार ने पहली बार अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की और वो 1908 में अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से समाज के बीच में एक विचार रखा जाता है कि एक संगठन इस कुमाऊं और पर्वतीय भूभाग में जरूरत से ज्यादा उसकी आवश्यकता हो सकती है, या हम कहें कि अल्मोड़ा अखबार ही वो पहला कंसेप्ट था जिसने कि कुमाऊं परिषद को स्थापित करने की विचारधारा को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही हम सन 1916 के समय काल में कुमाऊं परिषद स्थापित करते हैं। तो मैं कुछ चीजों को यहाँ पर कहानी के रूप में भी रखूंगा, लेकिन कहानी के साथ साथ हमें उन फैक्टों को भी याद करना होगा। तो शुरुआत उसी की हमने 1908 के समय से की। तो आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो 1908 का समय था, इस 1908 के समय में अल्मोड़ा अखबार नाम का जो समाचार पत्र था, इसी अल्मोड़ा अखबार ने पहली बार विचारधारा को जन्म दिया कि कोई एक संगठन इस क्षेत्र में होना चाहिए जो संगठन आगे चल करके उत्तराखंड और कुमाऊं की जो जनता है उस जनता की विचारधारा की लड़ाई लड़ सके। तो प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना का विचार पहली बार किसके माध्यम से सामने आया था? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना का विचार अल्मोड़ा अखबार सबसे पहले रखता है और यह समय काल सन 1908 का रहा। दौर बीतता चला गया और इसी दौर के बीतने के साथ साथ हमें दूसरा जो पड़ाव इस कुमाऊं परिषद की स्थापना को लेकर के पॉइंट के रूप में याद रखना है, वो समय काल सन 1911 का रहा। पहला पॉइंट मैंने कहा 1908, और 1908 में हम लोग देख रहे हैं कि अल्मोड़ा अखबार विचारधारा रख रहा है कि एक संगठन की आवश्यकता इस क्षेत्र में है, जो संगठन आपके कुमाऊं और उत्तराखंड की जो पब्लिक है उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ सके। सन 1911 भी एक महत्वपूर्ण समय था और सन 1911 इसलिए इंपॉर्टेंट समय हुआ करता था, या समय हुआ क्योंकि इस समय जो इलाहाबाद नाम का क्षेत्र है, इस इलाहाबाद नाम के क्षेत्र से एक विशेष प्रकार के समाचार पत्र का प्रकाशन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। हालांकि 1911 के इस समय काल में इलाहाबाद के क्षेत्र से जो समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, वो समाचार पत्र इलाहाबाद के क्षेत्र में लीडर के नाम से प्रसिद्ध था।
जैसे उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार का वर्चस्व था, ऐसे ही इलाहाबाद के क्षेत्र में अगर इस समय देखा जाए तो लीडर नाम के समाचार पत्र का वर्चस्व रहा। और इसी अल्मोड़ा अखबार की तर्ज पर लीडर 1911 में एक खबर का प्रकाशन करता है, और खबर थी कि भाई जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में एक पर्वतीय संगठन की आवश्यकता पड़ रही है, और उस पर्वतीय संगठन के द्वारा ही यहां के लोगों की जो जंगलात संबंधित लड़ाई है या बेगारी संबंधित लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ी जा सकती है। यानी स्पष्ट है, अल्मोड़ा अखबार पहली विचारधारा रख रहा है, और दूसरी इस तरीके की विचारधारा इलाहाबाद से निकलने वाले समाचार पत्र लीडर के माध्यम से रखी गई है। ठीक, समय बीतने के साथ साथ अगर हम इस कुमाऊं परिषद की कहानी को समझने की कोशिश करें तो समय के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सन 1912 का समयकाल वो समयकाल रहा जब आपके उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कांग्रेस की एक शाखा खोजी गई या स्थापित कर दी गई थी। 1912 के पश्चात हम समय के साथ साथ आगे बढ़े तो सन 1914 के समयकाल में उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में हमने होम रूल लीग शाखा खोल दी थी। लेकिन अभी भी वो संगठन यहां के लोगों को मिला नहीं था, जो संगठन उत्तराखंड के खासकर कुमाऊं के लोगों की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई लड़ सके। इसी क्रम में हम लोगों को मिला कि सन 1916 वो टर्निंग पॉइंट समय था जिस 1916 के समय काल में हम उस परिषद की स्थापना कर देते हैं, जिस परिषद को हम कुमाऊं परिषद कहकर के पुकारते हैं। तो ध्यान रखना, आपका जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट याद करने वाला रहेगा वो कुमाऊं परिषद की स्थापना जिस समय काल में हुई, वो टाइम पीरियड आपका 1916 का है। लेकिन अगर वो आपसे प्रश्न पूछता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस तारीख को हुई थी, तो आपको यह भी पॉइंट ध्यान रखना है कि 30 सितंबर 1916 ही वो समय काल था जब आपके कुमाऊं परिषद की स्थापना इस उत्तराखंड के कुमाऊं के मझेड़ा नाम की लोकेशन में कर दी जाती है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, इस कुमाऊं परिषद से सीधा कंसेप्ट कनेक्ट करते हुए कि कुमाऊं परिषद का गठन आपने 30 सितंबर 1916 को कर दिया है। अब कुमाऊं परिषद तो बन चुका था, लेकिन कुमाऊं परिषद को बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल था कि भाई हमारे कुमाऊं के क्षेत्रों में कई प्रकार की क्षेत्रीय जन समस्याएं उभर करके आ रही थी, जिसमें जंगलात की समस्या महत्वपूर्ण, और जंगलात के साथ साथ आपकी बेगारी जैसी जो समस्या थी, ये काफी बड़े स्तर पर यहां पर फैली हुई। अब चूंकि इस समय भारत के क्षेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट दल अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की विशेषता ये थी कि ये हर साल भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने अधिवेशनों को आयोजित करती थी, और उन्हीं अधिवेशनों में कुछ विशेष टारगेटों को लेकर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अपनी भविष्य की कुछ तैयारियां, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के रूप में लड़ी जाएगी, उस प्रकार के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करती थी। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कार्य करती थी, उसी तर्ज पर आपकी कुमाऊं परिषद ने भी विचार किया कि कांग्रेस के तर्ज पर ही हमें उत्तराखंड के क्षेत्र में अलग अलग लोकेशनों में विशेष प्रकार के अधिवेशनों का आयोजन करना होगा। और आगे चल करके हमको इतिहास में जानकारी मिली कि कुमाऊं परिषद ने हर साल लगभग हर साल अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अधिवेशन संपन्न किए, जिन अधिवेशनों की टोटल संख्या आपको ध्यान रखनी है, कुल मिलाकर के 6 रही। तो पहला पॉइंट आपने 30 सितंबर 1916 का समय याद रखना है जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि इसके गठन के फलस्वरूप अपने अधिवेशन जो इन्होंने टोटल मिलाकर के आयोजित करे थे, उनकी संख्या आपकी 6 रही। अब हमारा टारगेट रहेगा कि ये 6 अधिवेशन कब कब हुए, किस किस लोकेशनों में इनके अधिवेशनों को बुलाया गया, अधिवेशनों की अध्यक्षता किस किस व्यक्ति के द्वारा हुई, और किसी अगर अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटना घटी तो उन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं इस कुमाऊं परिषद के कुछ विशेष प्रकार के अधिवेशन। अगर हम इस कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की कहानी को समझने की कोशिश करें तो कुमाऊं परिषद की कहानी में कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों की कहानी में हमको जो टोटल अधिवेशनों का कंसेप्ट मिलता है, उन अधिवेशनों में पहला अधिवेशन उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित अल्मोड़ा से कहानी शुरू हुई। माना जाता है कि कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन का आयोजन हुआ था, वो आयोजन सन 1917 के समय काल में हुआ।
ध्यान रखना, स्थापना इस परिषद की 1916 का समय था, लेकिन अधिवेशन इस प्रकार की परिषद का जिस वर्ष आपने आयोजित करा वो समय काल सन 1917 का रहा। अब लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1917 का जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की स्थिति अल्मोड़ा के क्षेत्र की थी, जिस अधिवेशन में हमको जयदत्त जोशी नाम के एक व्यक्ति के कंसेप्ट को याद रखना है। जयदत्त जोशी इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी। जब अधिवेशन बुलाया गया तो कुमाऊं के लोगों ने इसमें शामिल होने की बड़ी दिलचस्प इच्छा जाहिर की। सैकड़ों की संख्या में कुमाऊं के लोग इस अधिवेशन में पहुंचे, और जो सैकड़ों की संख्या में लोग इस अधिवेशन में शामिल हुए, उसके फलस्वरूप रिजल्ट ये देखने को मिला कि जितनी भी संख्या में यहां पर लोग थे, उन लोगों में दो विचारधाराएं यहां पर प्रमुख रूप से कार्य कर रही थी। उनमें एक विचारधारा थी जो ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय के माध्यम से अपने जो कार्य थे उन कार्यों को संपन्न करवाने में एक तरीके की रुचि रखते थे, और दूसरी उस विचारधारा के लोग थे जिस विचारधारा के लोग आपके बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। यानी इनका स्पष्ट कहना था कि इन फ्यूचर हम ब्रिटिश सरकार से जो लड़ाई लड़ेंगे वो अनुनय विनय के आधार पर नहीं होगी, बल्कि तिलक की सोच के आधार पर, यानी गरम दल वाली रणनीति को अपना करके लड़ी जाएगी। तो सिंपल आपने यहां पर जो मेन फैक्ट याद रखने हैं, उसमें 1917 का पहला अधिवेशन याद रखा जाएगा। अल्मोड़ा के क्षेत्र में पहला अधिवेशन हुआ, जयदत्त जोशी यहां पर अध्यक्षता करने का काम करते हैं, और इस समय जो आपकी जितनी भी सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, उनमें दो प्रकार की विचारधारा के लोगों को प्रभुत्व देखने को मिल जाता है। तो ये पहला अधिवेशन, जिस अधिवेशन की स्थिति मैंने कहा अल्मोड़ा के क्षेत्रों में संपन्न हुई थी। सन 1917 के पश्चात इस कुमाऊं परिषद का दूसरा जो अधिवेशन आयोजित किया गया था, उस अधिवेशन की स्थिति अगर हम देखें तो नैनीताल जिले में एक लोकेशन है, जिस लोकेशन को हम लोग हल्द्वानी के नाम से पुकारते हैं। यानी 1917 के पश्चात जो इसका दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ, उसका समय काल 1918 रहा, और 1918 में जिस लोकेशन पर यह आयोजित किया गया था वो जगह आपको हल्द्वानी के रूप में ध्यान रखनी है। क्लियर? अब जब 1918 में हल्द्वानी की लोकेशन में इस प्रकार के अधिवेशन को आयोजित किया गया, तो यहां पर अधिवेशन की अध्यक्षता का जो कंसेप्ट था वो हमने जिस व्यक्ति को सौंपा, वो कैरेक्टर इतिहास में तारादत्त गैरोला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कैरेक्टर तारादत्त गैरोला बने। दूसरा अधिवेशन 1918 के दौर को दर्शा रहा था, और 1918 के दौर में आपके उत्तराखंड के क्षेत्र में कुली बेगारी जैसी कुप्रथाओं का संचालन बड़े रूप में होता था। जंगलात से संबंधित जो गतिविधियां थी उन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। लेकिन यहां से आपको केवल और केवल दो ही फैक्ट याद रखने हैं, एक 1918 हल्द्वानी की स्थिति, और दूसरा पॉइंट इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तारादत्त गैरोला बने। तो पहला अधिवेशन 17 में, दूसरा अधिवेशन 18 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी कर चुके हैं, और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कैरेक्टर तारादत्त गैरोला बने। समय धीरे धीरे बीतता चला गया, और उत्तराखंड के इस कुमाऊं परिषद के अगर मैं तीसरे अधिवेशन की बात करूं, तो तीसरे अधिवेशन की स्थिति उत्तराखंड के गढ़वाल के क्षेत्र को चुना गया, और गढ़वाल के क्षेत्र में एक जगह जिसको कि वर्तमान समय में हम कोटद्वार के नाम से पुकारते हैं, इस कोटद्वार में तीसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का आयोजित हुआ था। एकमात्र ऐसा लोकेशन गढ़वाल का जहां पर कुमाऊं परिषद का अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिवेशन आपके कुमाऊं परिषद के हुए, वो सारे के सारे कुमाऊं की स्थिति को दर्शा रहे थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है कि गढ़वाल के क्षेत्र में आयोजित होने वाला कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन कौन सा रहा, तो वो अधिवेशन आपका तीसरे क्रम का था। और तीसरे क्रम के अधिवेशन का अगर समय देखा जाए तो इसका समय सन 1919 का था। यानी स्पष्ट है कि पहला अधिवेशन 17 में, दूसरा अधिवेशन 18 में, तीसरा अधिवेशन 19 में, तो लगातार 3 अधिवेशन कुमाऊं परिषद के हो चुके हैं। जहां अगर हम इस कोटद्वार वाले क्षेत्र की अधिवेशन की बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ध्यान रखना एक कैरेक्टर जिनको कि बद्रीदत्त जोशी कहकर के पुकारा जाता है, इस बद्रीदत्त जोशी नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार के अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न की। इंपॉर्टेंट अधिवेशन रहा,
और इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसलिए रहा क्योंकि इस अधिवेशन में न सिर्फ गढ़वाल कुमाऊं के हिंदू भाइयों ने सहयोग करने का काम किया, बल्कि इस अधिवेशन की विशेषता यह भी थी कि यहां पर हिंदुओं के अतिरिक्त मुस्लिमों का समर्थन भी आपके इस अधिवेशन को प्राप्त हो चुका था। इस अधिवेशन में शामिल होने वाले व्यक्तियों में बद्रीदत्त पांडे जैसे व्यक्तित्व थे, जिस बद्रीदत्त पांडे के सहयोग के द्वारा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज ने इस प्रकार के अधिवेशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसी कारण कहा जाता है कि जो तीसरा अधिवेशन है, ये तीसरा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। और अगर प्रश्न आए कि कुमाऊं में जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता माने जाते हैं वो किसे कहा गया है, तो ध्यान रखना कि वो व्यक्ति आपके बद्रीदत्त पांडे हुआ करते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे आपके कुमाऊं के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता माने जाते हैं। और ये तीसरा अधिवेशन जिसको कि आपने कोटद्वार के क्षेत्र में आयोजित किया, इसमें न सिर्फ मैंने कहा हिंदू शामिल हुआ, बल्कि हिंदुओं के अतिरिक्त मुस्लिमों की संख्या भी यहां पर काफी अधिकाधिक मात्रा में देखने को मिली थी। तीसरे अधिवेशन की उपलब्धता या महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि इस अधिवेशन में दो प्रकार के प्रस्तावों पर काफी जोरों शोरों से चर्चा हुई। और उन प्रकार के बिंदुओं को अगर हम देखने की कोशिश करें तो उन बिंदुओं में से एक बिंदु हुआ करता था जिस बिंदु का संबंध आपके जंगलातों से जुड़ा था। और जंगलातों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस अधिवेशन में जो कुली बेगारी संबंधित समस्या थी, उस कुली बेगारी संबंधित समस्या खास करके कि जो कुली उतार संबंधित घटनाएं उत्तराखंड में घटी गई थी या संपन्न हो रही थी, उस बिंदु को लेकर के भी यहां पर काफी चर्चा चली, प्रस्ताव लाए गए। और प्रस्ताव में जो जंगलात संबंधित प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को एक तरीके से लाने का श्रेय प्रेम वल्लभ पंत के नाम वाले व्यक्ति को जाता है, या प्रेम वल्लभ पांडे इनको कहा गया। इस व्यक्ति के माध्यम से क्या किया गया कि जो जंगलात संबंधित प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। दूसरा, अगर हम बेगारी की बात करें या कुली उतार संबंधित प्रोसेस की बात करें, तो कुली उतार संबंधित जो आपकी एक तरीके का प्रस्ताव था, इसे पारित करने में जिस व्यक्ति को मथुरा प्रसाद नैथानी कहते हैं, इस मथुरा प्रसाद नैथानी नाम के व्यक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया गया। तो ध्यान रखना, तीसरा अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एकमात्र अधिवेशन था जो गढ़वाल की लोकेशन में आयोजित हुआ। 1919 का समय, बद्रीदत्त जोशी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भी जनसंख्या इसमें काफी बढ़ चढ़ करके आई। इस प्रकार के क्षेत्र में या इस प्रकार के अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे का काफी महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है, जिनको कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना गया। जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे के एक तरीके हित में जाता है, और उतार या कुली बेगार या कुली उतार संबंधी जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को प्रस्तावित एक तरीके से करने में मथुरा प्रसाद नैथानी का रोल अहम है। दौर बीतता चला गया और इसी क्रम में हम जब इस कुमाऊं परिषद के अन्य अधिवेशनों को देखने का काम करते हैं, जिसमें चौथा अधिवेशन इंपॉर्टेंट, पांचवा अधिवेशन इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ छठवां परिषद का अधिवेशन महत्वपूर्ण देखा गया। अगर मैं चौथे अधिवेशन की बात करूं तो चौथे अधिवेशन का समय सन 1920 की स्थिति को दर्शाता है, जबकि पांचवा अधिवेशन आपकी कुमाऊं परिषद का 1923 के समय काल में आयोजित हुआ। और इसी तरीके से कुमाऊं परिषद का जो अंतिम अधिवेशन था, उस अंतिम अधिवेशन का समय 1926 रहा। क्या क्या कंसेप्ट यहां से याद रखने लायक हैं? तो जब 1920 के अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो इस अधिवेशन के आयोजन की जो स्थिति थी, वो स्थिति आपकी काशीपुर की रही। और काशीपुर के क्षेत्र में अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति आपके हरगोविंद पंत बने। यानी जो आपका चौथा अधिवेशन इस परिषद का हुआ, लोकेशन उसकी काशीपुर है और अध्यक्षता करने वाले कैरेक्टर हरगोविंद पंत है। विशेष रूप से जब आपने 1920 का अधिवेशन आयोजित किया था, तो इसी दौर में आगे चल करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन पर भी यहां पर चर्चा हुई कि आने वाले समय में नागपुर के क्षेत्र में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। और उस अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में एक दल गांधी जी को मिलने नागपुर के क्षेत्र में जाएगा और वहां जाकर गांधी जी से अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से कुमाऊं में कुली बेगार और जंगलात संबंधी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं उत्तराखंड के क्षेत्रों में फैली हुई है।
इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया गया और कुमाऊं के क्षेत्र से बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 1920 में ही एक दल गांधी जी से मुलाकात करने नागपुर पहुंचा। न सिर्फ गांधी जी से मुलाकात हुई बल्कि इस दौरान स्वामी सत्यदेव से भी मुलाकात की गई और उद्देश्य ये था कि कुमाऊं की जन समस्या को राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के सामने रखा जाए और आने वाले समय में कुमाऊं के लोगों का जो प्लान था वो बागेश्वर में खास करके कुली बेगार की समस्या को समाप्त करना था। उसी समस्या को लेकर के वो आपके नागपुर पहुंचे, गांधी जी को अवगत कराया और ये भी उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से गांधी जी और अन्य प्रकार के जो नेशनल लेवल के क्रांतिकारी थे उनको किसी न किसी तरीके से कुमाऊं आने का निमंत्रण दिया जा सके। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका, लेकिन फिर भी आपके बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में दल पहुंचा और फिर इसी कहानी को जोड़ते हुए बद्रीदत्त पांडे अपनी इसी दौरान की मुलाकात जब उन्होंने जिस व्यक्ति को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, तिलक कहते हैं, तिलक से जब उन्होंने चौथी मुलाकात की तो तिलक की चौथी मुलाकात जो उनके साथ हुई उसी को उन्होंने अपनी चारधाम यात्रा के समान बताया था। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने कहा 1920 काशीपुर का अधिवेशन, हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता करने का कार्य करते हैं। कुमाऊं परिषद के अगर मैं 5वें अधिवेशन की बात करूं तो 5वें अधिवेशन का समय सन 1923 का रहा और 1923 के समय का जो अधिवेशन की लोकेशन थी वो लोकेशन आपकी टनकपुर की, और टनकपुर आप सभी को मालूम है चंपावत की स्थिति को दर्शाता है। और टनकपुर के अधिवेशन में जिसने यहां पर अध्यक्षता करने का काम किया वो कैरेक्टर आपके कुमाऊं केसरी यानी बद्रीदत्त पांडे बने। तो सिंपल पोर्शन को लेकर के इसको याद रखना कि 5वां अधिवेशन टनकपुर चंपावत में संपन्न हुआ, बद्रीदत्त पांडे इसके अध्यक्षता करने की भूमिका निभाते हैं और इसी क्रम में सन 1926 का अधिवेशन इस परिषद ने आगे चलकर के बुलाया। 1926 का जो अधिवेशन रहा, इस अधिवेशन की स्थिति अगर हम देखें तो फिर से ये लोग अल्मोड़ा के क्षेत्र में एंट्री करते हैं और अल्मोड़ा के क्षेत्र में भी एक जगह पड़ती है जिसको हम गनिया दौली कहकर के पुकारते हैं, जो कि रानीखेत के क्षेत्र के निकट स्थित है। गनियादौली रानीखेत अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करें तो बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा यह अधिवेशन की अध्यक्षता संपन्न हुई। और ये वही वर्ष था 1926 का जब ये घोषणा की जाती है कि जो कुमाऊं परिषद है इस परिषद का विलय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में कर दिया जाए। यानी स्पष्ट है हमने अभी तक जो पॉइंट फैक्चुअल रूप में देखे उसका एक सारांश यहां पर बना लेते हैं। मैंने कहा कि पहला जो विचार इस प्रकार की परिषद को बनाने का सामने आया वो विचार 1908 में अल्मोड़ा अखबार द्वारा रखा गया। 1911 के समय काल में इलाहाबाद से निकलने वाले लीडर नाम के समाचार पत्र ने भी कुछ इसी तरीके की बात को सामने रखा कि पर्वतीय संगठन की आवश्यकता इस क्षेत्र को है। समय के साथ साथ हमने देखा 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। कुमाऊं परिषद ने अपने जो अधिवेशन शुरू किए उसमें पहला अधिवेशन 1917 को चलाया गया था। फिर इसी क्रम में 1918 का अधिवेशन हुआ, 1919 के अधिवेशन की हमने बात कही, 1920 में अधिवेशन हुआ, 1923 में अधिवेशन का आयोजन हुआ और इसी क्रम में आपने 1926 का अंतिम अधिवेशन बुलाया था। टोटल 6 अधिवेशन है और 6 में से अंतिम अधिवेशन 1926 में बुलाया जाता है जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में इस परिषद का विलय होने की घोषणा होती है। तो फिलहाल आज मैंने आपके सामने कुमाऊं परिषद को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन बिंदुओं पर चर्चा की। इसी तरीके से हम लोग और भी विशेष प्रकार के टॉपिकों को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।